कार्यक्रम में आप लोग आए, इसके लिए एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि सागर जी ने कहा कि हमारी जो सरकार है, नीतीश सरकार, तेजस्वी सरकार जो है, हम लोग विकास की राजनीति करते हैं और उन्हीं हाल फिलहाल में जो बिहार सरकार के कार्य किए गए हैं, विकास से जुड़े हुए मुद्दे, उस पर हम लोग चर्चा करने के लिए यहाँ पर हैं। तो जैसे कुछ मुद्दे हैं, अभी आप देख रहे होंगे कि 2.25 लाख शिक्षकों की जो बहाली हुई है, 2,17,000 से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति हुई है। गृह विभाग में हजारों पुलिसकर्मियों की नियुक्ति हुई है। इसके अलावा अन्य विभागों में जो है लाखों पद जो सृजित किए जा रहे हैं, उसमें भी नियुक्ति की प्रक्रिया अभी चल रही है। इसके अतिरिक्त अभी जो नियोजित शिक्षक थे, लगभग 4.5 लाख जिनकी संख्या थी, उनको भी राज्यकर्मी का दर्जा देने का निर्णय लिया गया है। इसके अतिरिक्त आप जान रहे हैं कि जो आरक्षण का जो दायरा है उसको 10% बढ़ाया गया है। पहले 65% था पूरे देश में, तमिलनाडु छोड़ के जहाँ पर 69 है। बिहार में इसको 75% किया गया है। और आपको विदित होगा, बिहार जो है देश का एकमात्र राज्य जिसने कि जातिगत जनगणना करवाया है। जनगणना वैसे तो जातिगत जनगणना 1931 में राष्ट्र स्तर पर हुआ था, लेकिन राज्य स्तर पर बिहार देश का पहला राज्य है जिसने कि जातिगत जनगणना करवाए थे। इसके अतिरिक्त जो है तालीमी मरकज़ और टोला सेवकों का मानदेय जो है दोगुना किया गया है। आंगनबाड़ी सेविकाएं और सहायिकाओं के मानदेय को बढ़ाया गया है। पंचायत प्रतिनिधि, मुखिया जी वगैरह पहले बहुत दुखी रहते थे कि हम लोगों को विकास का जो हम लोग काम कर रहे हैं, खजाना का हमको चाबी सौंपा गया, लेकिन हमारा खुद का जो है कैसे घर चले। तो पंचायत प्रतिनिधियों के मानदेय में भी जो है वृद्धि का निर्णय लिया गया है। ये सभी काम जो है आप देख रहे होंगे कि बहुत ही त्वरित गति से हो रही है, बहुत तेज़ी से हो रहा है। तो इन्हीं मुद्दों पर हम लोग यहाँ पर बात करने के लिए एकत्रित हुए हैं। विकास की राजनीति, बिहार सरकार, ये हमारा ध्येय है। की बात है जो लगातार शराबबंदी की बात है, उस पर आप लोग चर्चा नहीं कर रहे हैं। जो अपनी उपलब्धियाँ हैं वो गिना रहे हैं, जो कमियाँ हैं उसको नहीं गिना रहे हैं। नहीं, देखिए, कई मुद्दे हैं जिस पर हम लोग अभी बात नहीं कर रहे हैं, उनके लिए फिर कभी बात करेंगे। और अपनी कमियों पर हम लोग चर्चा नहीं कर रहे हैं। हम बस यह दिखाना चाह रहे हैं कि हम लोग, एक नागार्जुन कवि हुए थे, उन्होंने कहा था, क्या है दक्षिण क्या है वाम, जनता को रोटी से कम। तो हम यह दिखाना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं, और आप सबको विदित भी होगा कि हम विकास की राजनीति कर रहे हैं। और इसी क्रम में हमने जो उपलब्धियां दिखाई हैं और कुछ बिंदुओं पर हमने बात किया। बात करने के लिए बहुत सारे बिंदु हैं, उसमें से हमने कुछ बिंदु फिलहाल अभी उठाए हैं। चुनाव से पूर्व जिन मुद्दों के तहत हम लोग आए थे, उन मुद्दे पर हम लोग, हमारी सरकार ने काम किया है, उसके बारे में बखान बताने का। अपराध वगैरह की जहाँ तक बात है तो क्राइम ब्यूरो का जो आंकड़ा आता है, और भी कई सारे मुद्दे हैं, उस पर हम लोग अलग से बात करेंगे। उसमें भी बिहार देखेंगे काफी। चुनावी वादा को फुलफिल करने में सरकार जुटी हुई कार्य कर रहे हैं। आपने देखा होगा मोइनुल्लाह स्टेडियम को उन्होंने जीर्णोद्धार करने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम बनवाने के लिए, IPL मैच करवाने के लिए, इस तरह के भी कार्य को कर रहे हैं। अब वो भी है जो खेल में भी अगर अच्छा रहेगा तो वो नौकरी के लिए उसको सुविधा। जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं, जातिगत जनगणना को आप एक उपलब्धि के तौर पे आप कह रहे हैं, तो ये कैसे आप उपलब्धि के तौर पे मान रहे हैं, जबकि ये संघीय ढांचे की आप बात कर रहे थे। तो इसमें हमारे संविधान की संकल्पना में जाति विहीन समाज की बात की जा रही है और आप जाति को बढ़ावा दे रहे हैं, जातियों को गिन रहे हैं। नहीं, जाति जनगणना से जातियों को बढ़ावा कैसे मिल रहा है? संविधान की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, पूरा कर लेना चाहिए। जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी बात करें तो सभी जातियों में जनसंख्या बढ़ाने की होड़ नहीं लग जाएगी? नहीं, देखिए, जैसे आप संघीय ढांचे की बात करें, संविधान में जाति की बात नहीं है। संविधान में तो जातिगत आरक्षण है। कैसे आप, मतलब मैं नहीं समझ पा रहा हूँ इस बात को। और ये जातिगत जनगणना का उद्देश्य क्या है? जनगणना हम लोग कोई भी करते हैं तो उसका उद्देश्य होता है कि हम बेहतर नीतियों का निर्माण कर सकें। तो इसलिए जातिगत जनगणना का उद्देश्य वही है। जैसे कि कई बार लोग बताते हैं कि आज़ादी के समय, मतलब मैं जाति का नाम लेना उचित है या नहीं पता नहीं, लाला जी लोग जो थे देश में किसी सरकारी नौकरी में 50% थे। आज बताते हैं कि उनकी संख्या भी बहुत घट गई है। ठीक है, मेरे पास एग्जैक्टली आंकड़े नहीं है। तो ये आंकड़े केवल ऐसा नहीं है कि जो पिछड़ी जाते हैं उनके लिए भी, हमको वो भी देखना होगा कि उनकी भी स्थिति में अगर डेटाराइजेशन आया है तो क्यों है, उन तक के लिए भी योजनाएं बनाएंगे। आपके तेजस्वी यादव तो जो है हमारे विरोधी थे, उन्होंने लगातार किया कि हम सवर्ण आरक्षण के विरोधी हैं, और फिर आप जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं, आरक्षण बढ़ा रहे हैं। ये जो कॉन्ट्रडिक्शन है, दो चीजें कहाँ से मिल रही है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। जैसे कि आप, मतलब इसमें एक चीज बताइए,
यादव समाज से आते हैं, आप तो उनको क्या कहा गया कि यादव के हैं तो आरजेडी यादव की पार्टी है। तो उनका यही तो भ्रम तोड़ना है कि हमें जब आगे चलना है, जैसे अब नौकरी दी जा रही है या जो कुछ भी जो भी अगर जो जनता के लिए जो भी योजनाएं आ रही है, जैसे उन्होंने क्या किया कि गरीब अगर स्वर्ण भी होगा या पिछड़ा होगा तो हम सब लोगों को मुख्यमंत्री जी के द्वारा विधानसभा में ये किया गया कि 2 लाख रुपए जो उनको हम लोग सपोर्ट में देंगे करने। तो उसमें ऐसा जाति जो पीछे है उनको समाज में आगे लेकर चलने का तो सरकार का ये है। तो A to Z की बात कर रहे हैं ना। और 10% जो आरक्षण है, सरकार जो है जातिगत आरक्षण के बजाय आर्थिक आधार पे आरक्षण देने की बात क्यों नहीं कर कई रही? सारे आर्थिक संरक्षण की बात क्यों नहीं कर रही? सरकारी योजनाएं जातीय जनगणना उनको की लाभ बात क्यों देने की कर बात रही? कर रहे हैं। जब आर्थिक आधार पे ही करना है तो आर्थिक जनगणना कई सारे मुद्दे हैं। विकास हमारा मेन मुद्दा है। हमारा मुद्दा ये है कि भैया जो हम अगर जनता को चुनाव के पहले हम जो वादा जो कर रहे हैं उसको हमको फिलफिल करना पड़ेगा। और जनता का ये दायित्व है कि वो अपने जो चाहे जो भी पार्टी या जो भी नेता चुने उनसे ये सवाल उठ के खड़ा कर सके कि भैया आपने जब आया था ऐसा नहीं कि मैं योजना बड़ी बड़ी करके चले, यहाँ मरौरा में आऊँ तो चीनी मिल खोलूं, वहां जाऊं पूर्णिया जाऊं तो बोल दूं कि एयरपोर्ट बन गया, मुंगेर जाऊं तो जमुई जाऊं तो वहां बोलूं कि मेडिकल कॉलेज बना दिया, जबकि ऐसा कहीं कोई कोरा कागज पे कहीं कोई सच्चाई नहीं। तो ये जनता का काम है पूछना। केवल भाषण सुन के और उस पर हमको आगे उस पर बढ़ के किसी नेता को सपोर्ट नहीं करे। आपको अपना अधिकार समझिए, आपकी जो दायित्व है जो हमारे लोकतंत्र में मतदान का, उसको समझना जरूरी है। जैसे तेजस्वी जी ने जो कहा उसको करके दिखाया। अभी सरकार और रुकी नहीं है, इस पे और भी काम कर रही है। पहले क्या था कि लोग बोलते थे कि खेलोगे तो खराब हो जाएगा, पढ़ोगे तो नवाब बन जाओगे। उसको भी सरकार ने बोला कि जो खेल में भी जो अव्वल हैं उनको भी आप खेल का वो आप सर्टिफिकेट लाओ, मेडल लाओ और नौकरी पाओ। इससे भी क्या होगा, देखिए खिलाड़ी के भी जीवन में क्या होता है कि फिटनेस से लेके उनका जो न्यूट्रिशन होता है, डाइट होता है, इस पे काफी खर्च आता है। इसमें हम लोग बहुत पीछे हैं। आप हरियाणा देखेंगे या फिर आपको राजस्थान से देखेंगे तो आपको एथलीट अच्छे अच्छे निकल के आते हैं मैक्सिमम, जो हमारे यहाँ से नहीं है। तो अब ये जो योजना आई है इससे भी देखिएगा कि आने वाले कुछ वक्तों में बिहार भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ओलंपिक में या राष्ट्रमंडल खेलों में यहाँ से भी टैलेंट आपको देखने को मिलेगा। आपने जो